कंपाउंड इंटरेस्ट। जल्दी नोटबुक में हेडिंग दो, कंपाउंड इंटरेस्ट। हेडिंग दे दिया। अभी इधर ध्यान दो। कंपाउंड इंटरेस्ट में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है प्रिंसिपल, दूसरा होता है अमाउंट। मान लो क्वेश्चन में ऐसे बोला है, रुपीज लिखना मत, ₹10,000 इज डिपॉजिटेड इन बैंक एट 10% per annum. Find how much money will be received will be received after 4 years। बराबर। हमने बैंक में इन्वेस्टमेंट कितना किया, डिपॉजिट कितना किया? 10,000। ये 10,000 क्या होगा, प्रिंसिपल या अमाउंट? प्रिंसिपल। जो भी पैसा हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। और कुछ सालों के बाद जो पैसा आने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 10,000 होगा, अमाउंट हमको कैलकुलेट करना है आफ्टर 4 इयर्स, और रेट कितना दिया है, 10%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 रेज टू एन। आर मतलब तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। बट अभी क्वेश्चन में कभी कभी वो लोग ट्विस्ट करेंगे। मान लो क्वेश्चन में ऐसे बोला है, अ पर्सन रिसीव्ड 10,000 आफ्टर 4 इयर्स, फाइंड हाउ मच डिड ही डिपॉजिट। 10,000 कब मिलने वाला है, मतलब कब मिला है, इसको आज मिला है कि कुछ सालों के बाद मिला है? जो भी कुछ सालों के बाद वाला पैसा होता है उसको हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, अमाउंट। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। बराबर। अब एक ही चेंज आता है, जब भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन होगा तो प्लस की जगह पे क्या होगा, माइनस होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट को ऐड करने वाले हैं। अगर मुझे कुछ भी चीज लेस करना है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर ऐसे बोला है, मनी इंक्रीज्ड बाय 10%, मतलब इंक्रीज मतलब एडिशन की सब्ट्रैक्शन। इंक्रीज मतलब क्या करना है, एडिशन। बट अगर यहाँ पे ऐसे बोला डिक्रीज बाय 10%, तो हम लोग यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या लेंगे, माइनस। तो जब भी डिक्रीज बोला है या डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन है तो हम लोग प्लस की जगह पे क्या लेंगे, माइनस लेंगे। सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल कौन सा होता है, अमाउंट कौन सा होता है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कौन से क्वेश्चन में होता है, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में मान लो ऐसा दिया है, पॉपुलेशन इन 2010 इज 20,000, फाइंड पॉपुलेशन इन 2008। इसमें से ये जो 2010 का पॉपुलेशन है कितना है, तो 20,000। हमें पॉपुलेशन आगे का निकालना है कि पीछे का निकालना है, पीछे का। पीछे वाला हमेशा प्रिंसिपल होता है, आगे वाला हमेशा अमाउंट होता है। तो 20,000 प्रिंसिपल की अमाउंट है, अमाउंट है। हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। बट यहाँ पे अगर 2008 की जगह पे अगर उन्होंने 2012 बोला होता तो फिर 20,000 क्या हो जाता, प्रिंसिपल हो जाता। क्योंकि जो भी आगे वाला होता है वो अमाउंट होता है, जो पीछे वाला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल। क्लियर है। सिर्फ डेप्रिसिएशन में प्लस की जगह पे माइनस करोगे, उतना ध्यान देना है। अब एक और होता है, कभी कभी दो अलग अलग रेट देंगे। पहले साल के लिए 10% बोला है, दूसरे साल के लिए 12% बोला है। तो यहाँ पे रेट की जगह पे क्या लिखोगे, 10 की 12। पहले 10 का एक ब्रैकेट होगा, फिर 12 का अलग से एक ब्रैकेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैसे ही रहेगा, 1 + 10/100। और मान लो बोला है कि 10% 2 साल के लिए है, फिर उसके बाद 1 साल के लिए 12% है। तो ये जो 10% का रेट है ये कितने साल के लिए, तो इसके पावर में क्या आएगा, 2 आएगा। अब उसके बाद कितना रेट होने वाला है, 12%। तो अगला ब्रैकेट क्या होगा, 1 + 12/100। और ये 12% कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो इसके पावर में क्या आएगा, 1 आएगा। तो दो अगर अलग अलग रेट है तो हम लोग दो अलग अलग ब्रैकेट बनाएंगे। बराबर। कंपाउंडेड सेमी एनुअली क्या होता है, तो उसमें रेट को क्या करोगे,
आधा, टाइम को क्या करोगे, डबल। तो यहाँ पे हाफ ईयरली का अगर क्वेश्चन है, P प्लस वन, 1 × 1 प्लस आर, आर अपॉन 100 की जगह पे क्या आएगा, 200 है, ऊपर n की जगह पे क्या आएगा, 2n। कब, अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोला है, सेमी एनुअली बोलते हैं, या फिर कभी कभी हाफ ईयरली बोला है। अगर ये दोनों में से कोई वर्ड यूज हुआ है तो ध्यान देना, नीचे 100 की जगह पे कितना होगा, 200, ऊपर n की जगह पे कितना होगा, 2n, बस इतना सा चेंज करना है, तो ये तुम्हारा अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है, इतना ही कंसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ मशीन इज सपोज्ड टू डेप्रिशिएट ईच ईयर बाय 10%। डेप्रिसिएशन में प्लस करोगे कि माइनस करोगे, तो फॉर्मूला 1 + r/100 नहीं होगा, 1 - r/100 होगा। r कितना है, 10%, तो पहले सबसे पहले लिखो r = 10। If the machine is valued at 40,000 at the beginning of 2008, 2008 के स्टार्ट में कितना वैल्यू है, 40,000। फाइंड इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 2009। 2008 पहले आता है कि 2009 पहले आता है, तो उन्होंने जो 2008 दिया है ये पहले वाला वैल्यू है, तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल। हमें 2009 निकालना है, मतलब बाद वाला निकालना है, तो हमें अमाउंट निकालना है। एक मिनट, रुको रुको रुको। अब पहले तो बताओ यहाँ पे एन कितना लोगे, एन मतलब नंबर ऑफ इयर्स, क्यों, हाँ, बिगिनिंग ऑफ 2008 बोला है ना, बिगिनिंग ऑफ 2000 बोला है, मतलब 2008 का पूरा साल काउंट होगा, क्योंकि ये उसके स्टार्ट में है। और हमें वैल्यू कब निकालना है, एंड ऑफ 2009, मतलब 2009 भी काउंट होगा, तो इसलिए एन कितना लेना है, 2 इयर्स। तो आर अगर 10 लिखा है तो उसके बाद लिखो n = 2, n = 2, और प्रिंसिपल लिखो 40,000। देयरफॉर अगर हमें अमाउंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल, बोलो 1 क्या लिखो, -r/100 रेज टू n। तो अमाउंट = 40,000 इंटू 1 माइनस रेट कितना लिखो, 10/100 रेज टू n कितना लिखो, 2। 40,000 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 × 1, 100, 100 - 10, 90, 90/100 में 0 0 कट होगा तो क्या होगा, 9/10 रेज टू 2। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 9 का स्क्वायर कितना, 81/10 का स्क्वायर 100, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, तो अमाउंट हो जाएगा 400 × 81। 400 × 81 करोगे कितना आएगा, 32,400। सिर्फ कॉपी पेस्ट करो मत, जब मैं समझाता हूँ तो समझ लेना है, फिर बिना देखे उसको लिखना है खुद से। हो गया, मशीन था, मशीन, मशीन ही था। फर्स्ट पार्ट हो गया क्या, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला उन्होंने, फाइंड इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ 2007। अब सुनो, 2008 का वैल्यू कितना है, 40,000। हमें कौन सा निकालना है, 2007। 2008 बाद में आता है कि 2007 बाद में आता है, 8। तो 2008 का वैल्यू दिया, मतलब बाद में वाला वैल्यू दे दिया है, पहले वाला हमको निकालना है। तो इस बार जो 40,000 है वो क्या हो जाएगा इस बार, अमाउंट, ये अमाउंट होगा ना इस बार, क्योंकि 2008 का वैल्यू है और 2008 बाद में आता है, 2007 पहले आता है। हमको 2007 का वैल्यू निकालना है, बराबर कि नहीं। अगर 2007 का वैल्यू निकालना है, मतलब पहले वाला अमाउंट हमको, पहले वाला वैल्यू हमको निकालना है। पहले वाला क्या होता है, प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल हमको निकालना है। तो इस बार 40,000 क्या होगा, अमाउंट। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ ईयर्स कितने लोगे, 1 ईयर, क्योंकि 40,000 का बिगनिंग ऑफ 2008, हमें कब का निकालना है, बिगनिंग ऑफ 2007, मतलब एक ही साल का लेना है हमें, सिर्फ 2007 का डिप्रिसिएशन लेना है। तो n = 1 होगा,
आर इक्वल टू 10 होगा और 40,000 इस बार तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट के लिए लिखो, अमाउंट इज इक्वल टू 40,000, आर इज इक्वल टू 10, एन इज इक्वल टू 1। प्रिंसिपल हमें निकालना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए इज इक्वल टू पी 1 - आर अपॉन 100 रेज टू एन। ये 40,000 वैसे ही रहेगा, इक्वल टू पी वैसे ही रहेगा, 1 - आर कितना है 10 अपॉन 100 रेज टू एन कितना है 1। 40,000 इक्वल टू पी इंटू 1 - 10 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 9 अपॉन 10। 10 वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 40,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना आ रहा है चेक करो, 40,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 9। हम लोग को देखो, नहीं नहीं, 2008 का वैल्यू कितना है 40,000, 2008 का वैल्यू दिया हुआ है, 2007 का वैल्यू निकालना है। 2008 बाद में आता है कि 2007 बाद में आता है? 8 बाद में आता है, मतलब बाद में वाला वैल्यू दिया है, मतलब क्या दिया है अमाउंट दिया है, पहले वाला हमको निकालना है, तो क्या है ये प्रिंसिपल है। तुम बोल रहे हो कि प्लस करना चाहिए था, बराबर। तुम अगर प्लस कर रहे हो तो फिर तुमको प्रिंसिपल को 40,000 लेना पड़ेगा, अमाउंट को तुमको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वो उल्टा ही फिर देना पड़ेगा। बट जो भी दिया होगा 2000 बाद में वाला वो हमेशा क्या होगा ए, और 2007 पहले वाला हमेशा क्या होगा प्रिंसिपल, और डेप्रिसिएशन के केस में हमेशा माइनस वाला ही साइन लेना है फिर। क्लियर है? कितना आ रहा है इसका कैलकुलेशन? हो गया? क्लियर है सबको? अब 1 मिनट यहाँ पे ध्यान दो। डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू कम होता है कि बढ़ता है? कम होता है। अभी तुम्हारा 2007 का आंसर कितना आया 44,444। 2008 का कितना दिया था उन्होंने 40,000, और 2009 का हमने जो निकाला वो कितना आया था? देखो, 2007 से 2008 कम हुआ क्या? 2008 से 2009 कम हुआ क्या? मतलब बराबर डेप्रिसिएशन अगर लग रहा है तो कम हो रहा है, बराबर। गलती से अगर ये वाला वैल्यू कम आता इसके कंपैरिजन में, मतलब तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। क्लियर है? समझा है? क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज्ड फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10%। पहले 2 साल में 10% से डिक्रीज हुआ है, तो पहले 2 साल में प्लस का साइन लगेगा कि माइनस का साइन? माइनस का साइन। एंड देन इन द थर्ड ईयर इंक्रीज बाय 10%। जो तीसरा साल होगा उसके लिए प्लस का साइन होगा कि माइनस का साइन होगा? प्लस का साइन। तो पहले एक ब्रैकेट माइनस का बनेगा, फिर एक ब्रैकेट प्लस का बनेगा। डिक्रीज में भी रेट कितना लेना है 10%, इंक्रीज में भी रेट कितना लेना है 10%। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द आर्टिकल if its value at the end of 3 years is 53,640। 53,640 वैल्यू कब है, आज का है कि 3 साल बाद का है? बाद वाला वैल्यू हमेशा क्या होता है अमाउंट होता है, तो 53,640 क्या है अमाउंट। तो पहले लिखो ए इज इक्वल टू 53,640। भंडारी उठाओ रे उसको, ओए सोना नहीं, सॉल्व करो। ए इज इक्वल टू 53,640, प्रिंसिपल हमको निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है पी, अब बोलो, पहला ब्रैकेट माइनस का बनेगा 1 - आर अपॉन 100, और पहले जो डिक्रीज हो रहा है कितने साल के लिए हो रहा है 2 साल के लिए, तो इसके पावर में 2 आएगा। फिर इंक्रीज हो रहा है तो 1 + आर अपॉन 100, और इंक्रीज कितने साल के लिए हो रहा है 1 ही साल के लिए। थर्ड ईयर बोला है तो कंफ्यूज होना मतलब कि 3 साल है, थर्ड ईयर मतलब 1 ही साल लेना है।
अमाउंट की जगह पे कितना लिखो, 53,640। पी पता है क्या, नहीं, तो पी वैसे ही रहेगा। 1 माइनस पहला रेट कितना है, 10/100 और उसका स्क्वायर, फिर 1 प्लस 10/100, ऐसा आएगा। 53,640 वैसे ही रखो, पी वैसे ही रखो। 1 - 10/100 को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा, 9/10। उसका क्या करना है, स्क्वायर। 1 + 10/100 को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 11/10। 53,640 वैसे ही रहेगा, राइट साइड में पी वैसे ही रहेगा। 9/10 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, फिर ब्रैकेट में 11/10। 100 और 10 यहां आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू 1000 करना पड़ेगा। 100 और 10 मिलके 1000, बट वो राइट में डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 53,640 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 81 और 11, वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, प्रिंसिपल। क्या 81 9 से डिविजिबल है क्या, 8 + 1 9, 9 9 से डिविजिबल है। 5 + 3 8, 8 + 6 14, 14 + 4 18, क्या 18 भी 9 से डिविजिबल है, मतलब पूरा 9 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, तो डायरेक्टली 9 से डिवाइड करो। 9 × 9, फिर यहाँ पे 9 5 ज़ा 45, 53 में से 45 गया, 8 बचा 86, 9 9 ज़ा 81, फिर 6 और 0। 5960 को अभी 11 से डिवाइड करेंगे। 11 × 1, 11 × 5, अच्छा ये नहीं हो रहा है क्या 11 से डिवाइड, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5960 वैसे ही रहेगा, नीचे 9 और 11 अभी के लिए वैसे ही रखो। तो ऊपर हो जाएगा 5960 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 9 × 11। हाँ अभी डेसिमल में करना पड़ेगा। सब लोग कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है। चाहिए तो पहले 9 से डिवाइड कर लो, फिर 11 से डिवाइड करो। 9 से अगर डिवाइड करोगे 2 डेसिमल तक, 9 6 ज़ा 54, 5 कैरी फॉरवर्ड, कहाँ पे, 1000 सॉरी, हाँ। 9 6 ज़ा 54, फिर 5 कैरी फॉरवर्ड होगा 56, वापस 9 6 ज़ा 54, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा 20, ये चलते रहेगा 662.222। अब इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 11 6 ज़ा 66, फिर 0, फिर पॉइंट, 201, ऐसा कुछ आएगा, 208, 20 बचेगा ना। 662.222 को किससे डिवाइड करना है, 11 से। 11 6 ज़ा 66, 0 बचा, ये 2 आ गया, फिर क्या करोगे, 0, ये 2 नीचे आएगा, फिर 11 2 ज़ा 22, 0 बचा, ये 2 आएगा, फिर क्या होगा, 0 आएगा, फिर वापस 2 आएगा, तो ये 60202 चलते रहेगा। अब इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल कितने से शिफ्ट होगा, 3 से शिफ्ट होगा, तो फाइनल प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 60,202.20 रुपीज। नहीं नहीं नहीं, यूजुअली होल नंबर में ही आएगा, डिविजिबल ही आएगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, according to census taken towards the end of the year 2009, the population of rural town was found to be 60,000। 2009 के एंड में 60,000 है, 2009 के एंड में 60,000 है। The census authority also found that population of this particular town had a growth of 5% per annum. In how many years after 2009 did the population of this town reach 66,150? 60,000 2009 का है,
और 2009 के बाद 66,150 हुआ है, ये बाद वाला है तो ये अमाउंट हो जाएगा और ये प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, रेट दिया है, क्या नहीं दिया है? एन नहीं दिया है, एन हमको निकालना है, तो पहले लिखो P इक्वल टू 60,000। ए इज इक्वल टू कितना था? 66,150 ना। अब हम लोग ए का फॉर्मूला लगाएंगे। ए इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, फिर ब्रैकेट में पॉपुलेशन के केस में 1 प्लस करोगे कि 1 माइनस करोगे? प्लस, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है तो प्लस करना पड़ेगा। 1 प्लस रेट कितना था? 5/100 रेज टू एन। 60,000 यहां आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। इक्वल टू 1 प्लस 5/100 को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा? हाँ, कौन लिप्सा मैम? हाँ, इक्वल टू कितना आएगा? अच्छा, ये 1 प्लस 5/100 को सिंप्लीफाई करोगे तो 21/20 रेज टू एन। लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? जीरो से जीरो कैंसिल, दोनों किससे डिविजिबल है? 5 से। 5 इंटू कितना होगा ये? 1200। ऊपर 5 इंटू कितना होगा? 1323। 1323 3 से डिविजिबल है क्या? और ये भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 इंटू कितना होगा? 441। और यहाँ पे 3 इंटू 400। लेफ्ट साइड में आया 441/400। राइट साइड में 21/20 का रेज टू एन। क्या 21 का स्क्वायर करने पे 441 आएगा? और 20 का स्क्वायर करने पे 400 आएगा, तो एन कितना होगा? 2 इयर्स। मतलब तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होगा? 2 इयर्स। हो गया। जल्दी जल्दी लिखो। तुम सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो अनुज से, कोई फायदा नहीं। कुछ फायदा, तुम उसको पूछ रहे हो एन क्या लिखा है। अगर ध्यान दिया रहता तो पता चलता है एन क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, सॉरी 3 हो गया ना। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीज बाय 12%। डिक्रीज मतलब क्या करोगे? माइनस ड्यूरिंग 1998 एंड देन इंक्रीज बाय 8% ड्यूरिंग 1999। पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो पहले ब्रैकेट में माइनस साइन, दूसरे ब्रैकेट में प्लस साइन। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन at the beginning of 1998 if at the end of 1999 population was 285 120। एंड ऑफ 1999 का पॉपुलेशन दिया है, बिगनिंग का पूछा है, बाद वाला दिया है, पहले वाला पूछा है, मतलब अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल पूछा है। लिखो फटाफट। अमाउंट कितना दिया है? 285 120 इक्वल टू प्रिंसिपल। पहले वाले ब्रैकेट में कौन सा साइन? माइनस। और पहला रेट कितना था? डिक्रीज बाय 12%, तो पहले 12 माइनस होगा और फिर 8 प्लस होगा, तो 1 - 12/100 और फिर 1 + 8/100। 285 120 वैसे ही रहेगा, पी वैसे ही रहेगा। 1 - 12/100 को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा? करो जल्दी सिंप्लीफाई। 17 कैसे?
अपॉन, हाँ, 22/25। फिर 1 + 8/100 को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा? करो मत, जल्दी सॉल्व करो, इतने सिंपल कैलकुलेशन। हाँ, 27/25। 25 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 25 भी वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 22 यहाँ डिवाइड होगा, 27 भी यहाँ डिवाइड होगा। तो P हो जाएगा 285, 120 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 22 एंड 27। क्या 22 11 से डिविजिबल है? एक बार सिर्फ चेक करो, ये भी 11 से डिविजिबल है क्या? डायरेक्टली डिवाइड करके चेक करो। 11 इंटू टू 22, 11 टू ज़ा 22, 6 कैरी फॉरवर्ड 65, 11 5 ज़ा 55, 10 कैरी फॉरवर्ड 101, 11 9 ज़ा 99, 2 कैरी फॉरवर्ड 22, 11 टू ज़ा और यहाँ पे 0। अब 2 से डिवाइड करो, 2 इंटू वन, 2 इंटू वन, 2960। क्या 27 9 से डिविजिबल है? क्या 129609 से डिविजिबल है? 1 + 2 3, 3 + 9 12, 12 + 6 18, 9 इंटू थ्री 27, 9 इंटू वन 9, 3 कैरी फॉरवर्ड 9 4 ज़ा 36, 1440, 3 इंटू वन 3 4 ज़ा 12, 480। तो हमारे पास क्या बचा? 480 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 25। इसको कैलकुलेट करो, प्रिंसिपल निकालो। कितना है कैलकुलेशन? एग्जैक्ट 3 लाख। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 5। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 16,500 इन 1 ईयर। एक साल में अमाउंट कितना हुआ है? 16,500। मतलब क्या ये एक साल का अमाउंट है? एंड 19,965 इन 3 ईयर्स। 19,965 क्या है? अब वो भी अमाउंट है ऐसे। अमाउंट इन 3 ईयर्स, एक साल का अमाउंट दिया है, 3 साल का अमाउंट दिया है। फाइंड द रेट परसेंट एंड द ओरिजिनल सम ऑफ मनी। रेट निकालना है और प्रिंसिपल निकालना है। सबसे पहले, अगर उन्होंने अमाउंट एक साल का दिया है, एक साल का जो अमाउंट कितना दिया है उन्होंने? 16,500। और 3 साल का कितना दिया है? 19,960। अगर एक साल की बात करता हूं, एक साल का अमाउंट इज 16,500। फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100। ये कितने साल का अमाउंट है? तो पावर में क्या आएगा? एक। फिर ये जो था दूसरा वाला अमाउंट 19,965, ये कितने साल का अमाउंट था?
तो इसका जब इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, 19,965 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + एक से रेस टू 3। वहां पे 16500 लिया तो भी चलेगा। 1 साल का अमाउंट लिखा है तो यहाँ पे 1 साल, 3 साल का अमाउंट लिखा है तो यहाँ पे 3 साल, सिंपल। अब हमें क्या क्या निकालना है, आर निकालना है और पी निकालना है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे वो तो ठीक है, बट दोनों को ऐड करो कि सब्ट्रैक्ट करो? रुको हाँ, यहाँ पे पी क्या हो रहा है इसके साथ, मल्टीप्लाई। यहाँ पे पी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करूंगा तो पी कैंसिल आउट होगा ना, तो लॉजिकली यहाँ पे दोनों इक्वेशन को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, बराबर। और यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले पावर को छोटे वाले पावर से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। सेकेंड वाले इक्वेशन को फर्स्ट वाले इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट से सेकेंड को कर सकते थे क्या, कर सकते थे, बट वो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हमेशा डिवाइड करते वक्त बड़े वाले पावर के इक्वेशन को छोटे वाले पावर के इक्वेशन से डिवाइड करो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट सॉरी सेकंड इक्वेशन में क्या था, 19,965 डिवाइडेड बाय 16,500। राइट साइड में सेकंड इक्वेशन में का राइट हैंड साइड क्या था, पी 1 + रेस टू 3। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करना, डिवाइडेड बाय पी 1 + R/100 रेस टू 1। क्या पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करो, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई। नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। सिंप्लीफाई करो। एक पहले लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई तो करो। नहीं, मेरे को सिर्फ इतना बताओ, लेफ्ट साइड में सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है फ्रैक्शन। पहले लेफ्ट साइड का जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करो कि कितना आ रहा है ये। अरे सिंप्लीफाई करो अभी। क्यों उसके पास दिए बुक तुमने, वो खुद से लिखेगा ना क्या क्वेश्चन, बाद में करो। 1 to 1 के नीचे कुछ नहीं आ रहा है? ओए भंडारी, 100 आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 121/100 आएगा। अब 1 मिनट यहाँ पे रहने दो, सब लोग लिखना छोड़ो, कैलकुलेशन छोड़ो, यहाँ पे रहने दो। x³ अपॉन x कितना होता है? x³ अपॉन x कितना होता है? सिंपल, x² है। ऊपर 3x है, नीचे 1x है, तो ऊपर 2 बचेंगे। सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा। ऊपर इसके 3 टर्म है, नीचे इसका 1 टर्म है, तो ऊपर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो ऊपर क्या बचेगा, उसी टर्म के 2 बचेंगे, 1 + R/100 रेस टू 2 बचेगा। राइट साइड में पावर 2 है, राइट साइड का पावर 2 अगर हटाना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। राइट साइड में स्क्वायर रूट लोगे तो लेफ्ट साइड में भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 121/100 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 11/10। 121 का स्क्वायर रूट 11, 100 का स्क्वायर रूट 10। राइट साइड में स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, 1 + R/100। अब क्या करोगे, 1 यहाँ आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 11/10 -1 इक्वल टू R/100। 11/10 -1 कितना होगा, 1/10 इज इक्वल टू R/100। 100 यहाँ आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो R इक्वल टू 100
अपॉन 10 कितना आया? 10% पर एनम। क्वेश्चन में रेट भी ढूंढना था, प्रिंसिपल भी ढूंढना था, हमने अभी तक सिर्फ रेट ढूंढा है। प्रिंसिपल कैसे ढूंढोगे? कोई भी एक इक्वेशन में डालोगे कि सिंपल जो इक्वेशन लगता है उसमें डालोगे? पावर वाले 3 में डालोगे कि पावर वाले 1 में डालोगे? 1 में डालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में पी सॉरी आर की जगह पे कितना पुट करोगे अभी? 10। तो फर्स्ट इक्वेशन में आर की जगह पे 10 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 16,500 वैसा ही रहेगा, इक्वल टू पी वैसा ही रहेगा। 1 प्लस आर की जगह पे 10, 1 प्लस 10/100 कितना होगा? हाँ, 11/10 होगा। 10 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11 कितना आ रहा है? तो प्रिंसिपल हो जाएगा 15,000 और रेट हो जाएगा 10,000। हाँ सॉरी 10%। हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, the difference between compound interest and simple interest on rupees 8,000 for 2 years is 20 at the same rate of interest per annum. Find the rate of interest. 8,000 क्या है? प्रिंसिपल। टाइम कितना है? 2 years। ये रुपीज 20 क्या है? डिफरेंस किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंग्लिश है एकदम, नॉर्मल इंग्लिश में उन्होंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8,000 फॉर 2 years इज रुपीज 20। मतलब डिफरेंस कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का? 20 रुपया। लिखो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 8,000, टाइम इज इक्वल टू 2 years। तो अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल 1 + R/100 रेस टू n-1। अगर ये -1 नहीं लिखते तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो, और -1 लिखोगे तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा। प्रिंसिपल कितना लिखूं? 8,000। 1 प्लस रेट पता है क्या? रेस टू n कितना लिखूं? 2 - 1। ये सी आई वैसे ही रखो, 8,000 वैसे ही रहेगा। ब्रैकेट में 1 + R/100 का स्क्वायर क्या होगा? तो क्या आएगा? 1 + R² अपॉन 10,000 +2R/100। आगे -1 वैसे ही रहेगा। क्या +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा? तो CI = 8,000। हाँ, क्या बचेगा? R² अपॉन 10,000 +2R/100। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? सेम करने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे मुझे इंटू 100 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी इंटू 100 होगा। तो CI हो जाएगा 8,000, ब्रैकेट में क्या आएगा? R² + 2R × 100 कितना होगा? 200R डिवाइडेड बाय 10,000। यहाँ के 3 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ के 3 जीरो कैंसिल आउट। तो फाइनली CI का वैल्यू क्या बचा हमारे पास? 8 ब्रैकेट में R² + 200 अपॉन 10। 10 और 200 कट नहीं हो सकता क्योंकि बीच में प्लस साइन है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। हाँ।
हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है 20। अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया, तो अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। प्रिंसिपल कितना है? 8000। रेट हमको नहीं पता है। टाइम कितना है? 2 साल डिवाइडेड बाय 100। जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट, ये कितना आएगा? 160 R। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना दिया उन्होंने? 20। तो इसका और इसका डिफरेंस 20 होना चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 8R² प्लस 200R अपॉन 10 माइनस 160R इज इक्वल टू 20 रुपीज। क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है। यहाँ ब्रैकेट ओपन करो, 8 × R² कितना होगा? अपॉन 10 प्लस 8 × 200 कितना होगा? 1600R अपॉन 10 माइनस 160R इक्वल टू 20। 8R² अपॉन 10 वैसे ही रहेगा। यहाँ पे जीरो जीरो कट होगा तो ये कितना बचेगा? 160R माइनस 160R, तो ये पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना बचेगा? 20। 10 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 × 10, और 8 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। सो R² इक्वल टू 200/8 कितना होता है? 25। तो R कितना होगा? 5% पर एनम। हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 7। क्वेश्चन नंबर 7। A sum of money lent out at compound interest at a certain rate per annum becomes 3 times of itself in 10 years. प्रिंसिपल पता है क्या? प्रिंसिपल अगर x है, वो 3 टाइम्स हो गया है, तो अमाउंट कितना होगा? 3x। कितने साल में? 10 साल में। तो पहले लिखो, इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू x, इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू x, देन अमाउंट इज इक्वल टू 3x। अमाउंट इज इक्वल टू 3x। कितने साल में हुआ ये? 10 साल में हुआ है। अमाउंट का फॉर्मूला अगर लिखना होगा, अमाउंट 3x है, इक्वल टू प्रिंसिपल x है, 1 + R/100 रेज टू 10। x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 इज इक्वल टू 1 + R/100 रेज टू 10। इस इक्वेशन को सॉल्व करना पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि पावर में 10 है। पावर में स्क्वायर होता तो ठीक है, हम लोग एक्सपांड कर देते। पावर में 10 है, कुछ नहीं कर सकते, तो इसको बोल दो इक्वेशन 1। ये इक्वेशन हम लोग बाद में यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? Find in how many years will the money become 27 times of itself at the same rate of interest? 27 टाइम्स होना चाहिए। हमने प्रिंसिपल कितना लिया था? x। उसका 27 टाइम्स कितना होगा? 27x। तो अब हमको ये ढूंढना है कि 27x होने में कितना टाइम लगेगा। तो उसके बाद लिखो, देयरफॉर फॉर 27 टाइम्स अगर हमको चाहिए, तो सिंपल 27x इक्वल टू x, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, फिर 1 + R/100। ये कितने साल में हुआ है वो हमें ढूंढना है, तो रेज टू एन वैसे ही रहेगा। x और x कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 27
इज इक्वल टू 1 + R/100 रेज टू n। बराबर 27 की जगह पे क्या लिख सकते हो? 3 का क्यूब इक्वल टू 1 + R/100 रेज टू n। बराबर क्वेश्चन में 3 की जगह पे, इक्वेशन 1 के हिसाब से 3 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 + R/100 रेज टू 10। तो ये जो यहाँ पे 3 लिखा है, 3 रेज टू 3, ये क्या हो जाएगा? 3 की जगह पे क्या आएगा? 1 + R/100 रेज टू 10। बट उसके पावर में क्या था ऑलरेडी? 3। तो इंटू 3 आएगा, इक्वल टू 1 + R/100 रेज टू n। क्या दोनों साइड में यहाँ पे बेस में नंबर सेम लिखा हुआ है? तो पावर भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे पावर कितना है? 30। मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30। देयर फोर n इज इक्वल टू 30 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8। 8, 9, 10 तीन बाकी और। मिस्टर शर्मा borrowed a certain sum of money at 10% per annum compounded annually. If by paying 19,360 at the end of second year and 31,944 at the end of third year, he clears the debt, find the sum borrowed by him. 2 साल बाद कितना पे किया है? 19,360। ये 2 साल के बाद पे किया है, मतलब क्या ये 2 साल का अमाउंट है? तो क्या यहाँ से हम लोग एक प्रिंसिपल निकाल सकते हैं? ये 3 साल के बाद पे किया है, तो क्या ये 3 साल बाद वाला अमाउंट है? क्या यहाँ से भी हम लोग एक अलग से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं? दोनों प्रिंसिपल को ऐड करोगे तो तुमको टोटल प्रिंसिपल मिल जाएगा। बराबर पहले लिखो, अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स इज इक्वल टू 19,360। देखो, मिस्टर शर्मा borrowed a certain sum of money at 10% per annum compounded annually. If by paying 19,360 at the end of second year, 2 साल बाद कितना पे किया? 19,360। तो ये 2 साल का अमाउंट हो जाएगा। यहां से तुम एक प्रिंसिपल निकालोगे। फिर उसने उसके अलावा 31,944 भी पे किया एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो ये 3 साल का अमाउंट है। उससे एक और प्रिंसिपल कैलकुलेट करोगे, दोनों प्रिंसिपल को ऐड करोगे तो एंड में तुमको टोटल प्रिंसिपल मिलेगा। तो पहले लिखो, अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स इज इक्वल टू 19,360। हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, P1 लिख दो, ये पहला प्रिंसिपल निकाल रहे हैं हम लोग। 1 + रेट कितना है? 10%। और ये जो अमाउंट है 19,360, ये 2 साल का है। तो इसके लिए एन कितना लोगे? 2 लोगे। तो 1 + 10/100 रेज टू 2। तो 19,360 इक्वल टू P/P1 1 + 10/100 को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा? 11/10 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 121/100 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 121 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से पहला वाला प्रिंसिपल P1 निकालो। कितना आ रहा है प्रिंसिपल P1? बोलो P1 कितना आ रहा है? 16,000 रुपया।
अब उसके अलावा उन्होंने 3 साल का भी अमाउंट दिया है। अमाउंट फॉर 3 इयर्स कितना दिया था? नहीं बेटा, वो ये 3 साल का अलग अमाउंट लेना है, ये 2 साल का अलग अमाउंट लेना है। अमाउंट फॉर 3 इयर्स कितना है? 31,944। चलेगा, 31,944। तो इसके लिए अगर प्रिंसिपल निकालोगे तो वो होगा 31,944 इक्वल टू P2 1 + R/100। रेट कितना है? 10। ये कितने साल का अमाउंट है? 3 साल का, तो इसके पावर में क्या लिखूं? 3। तो 31,944 इक्वल टू P2 11/10 का होल क्यूब। सो 31,944 मल्टीप्लाई बाय 10 का क्यूब कितना होगा? 1000। वो राइट लेफ्ट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। और 11 का क्यूब अभी के लिए ऐसे लिखो, 11 × 11 × 11। बस कैलकुलेशन सिंप्लीफाई होने के लिए। अब 11 से पहले डिवाइड करते हैं। 11 × 1, 11 × 2, 22। 31 से 22 गया, 9 बचेगा, 99 होगा। 11 × 9 = 99। रिमाइंडर कितना बचा? 0। 0 के बाद 4 लगेगा, बट 4 डिविजिबल है क्या? तो 0 लगेगा, फिर 4 के बाद 44 होगा। 11 × 4 = 44। वापस किससे डिवाइड करोगे? हो रहा है क्या डिवाइड? 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, 7 कैरी फॉरवर्ड 76, 11 × 6 = 66, 4 कैरी फॉरवर्ड 44, 11 × 4 = 44। फिर 11 से करो, 11 × 2 = 22, 4 कैरी फॉरवर्ड 24। P2 कितना हो जाएगा? 24 × 1000, 24,000। अब अगर टोटल प्रिंसिपल निकालना है तो P1 + P2, P1 कितना था? 16,000 प्लस P2 कितना है? 24,000। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 40,000 रुपीज। क्वेश्चन 9, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेएबल हाफ ईयरली। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? 1 + R/200 रेज टू 2n। तो उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का वापस डिफरेंस कितना दिया है? 15 दिया है। रेट कितना दिया है? 10%। हमें क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ मनी लेंट आउट, मतलब प्रिंसिपल हमको निकालना है। तो सबसे पहले इनको कंसिडर प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स। अब अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P1 + R कितना लिखूं? 200। तो 1 + 10/200 रेज टू 2 × n लिखना पड़ेगा। और n कितना है यहाँ पे? 1 ईयर। तो 2 × 1 ईयर कितना होगा? 2 माइनस 1। CI वैसे ही रहेगा, P वैसे ही रहेगा। 0 से 0 कैंसिल। 1 + 1/20 कितना होगा? P को हमने x लिखा गया, तो यहाँ पे P की जगह पे x लिख दो। 1 + 1/20 कितना होगा? 21/20। 21/20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 441/400 -1। तो CI कितना हो जाएगा? x इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 400 × 1 400, 441 - 400 41 नहीं, सिंपल इंटरेस्ट में कभी वैसा नहीं होता है, वो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। सिंपल इंटरेस्ट में नॉर्मल रेगुलर फॉर्मूला। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस लेना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लिख रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल इंटू रेट कितना था? 10% इंटू टाइम कितना था? 1 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? x/10। उन्होंने डिफरेंस कितना बोला है दोनों में? 15 बोला है। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया था? 41x/400। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? x/10। तो अब हम लोग डिफरेंस लेंगे, तो 41x/400 माइनस x/10
इक्वल टू कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। अब क्या करोगे? एलसीएम या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 41x इंटू 10 कितना होगा? 410x माइनस 400 इंटू एक्स कितना होगा? 400x डिवाइडेड बाय 400 इंटू 10, 4000। कुछ गलत लिखा है क्या? नहीं ना। 410x माइनस 400x कितना होगा? 10x अपॉन 4000 इक्वल टू 15। जीरो से जीरो कैंसिल। 400 वहां जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई 15 इंटू 400, 6000 रुपीज। मतलब एक्स तुम्हारा मतलब ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना है? 6000। लास्ट क्वेश्चन बाकी। नहीं। क्वेश्चन 10। The ages of Akash and Ramesh are 10 years and 12 years respectively. आकाश का एज कितना है? 10 years। रमेश का कितना है? 12 years। In what ratio must they invest? किस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मतलब आकाश का प्रिंसिपल और रमेश के प्रिंसिपल का हमें रेशियो निकालना है। आकाश के प्रिंसिपल को P1 मानेंगे, रमेश के प्रिंसिपल को P2 मानेंगे। मतलब हमें P1 और P2 का रेशियो निकालना है, मतलब P1 अपॉन P2 निकालना है। एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हाँ हाँ, एक मिनट। कंपाउंडेड सो दैट बोथ गेट द सेम सम ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 20 years। दोनों का एज जब 20 years होगा तो दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए। आकाश कितने साल का है? 20 साल तक पहुंचते पहुंचते उसको 10 साल लगेंगे, तो उसको 10 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। और रमेश कितने साल का है? 12, उसको कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा? 8। तो इसका अमाउंट मतलब आकाश का अमाउंट और रमेश का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। पर आकाश को इंटरेस्ट 10 साल का मिलेगा तो उसका पावर में 10 होगा। रमेश को इंटरेस्ट 8 साल का मिलेगा तो उसका पावर में क्या होगा? 8 होगा। आकाश का प्रिंसिपल P1 लेंगे, रमेश का प्रिंसिपल P2। तो पहले लिखो कैलकुलेशन फॉर आकाश। हाँ कुछ भी करो, कैलकुलेशन फॉर आकाश। आकाश के लिए अगर मुझे अमाउंट कैलकुलेट करना है तो उसका प्रिंसिपल मैंने लिया है P1, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना है? 5/100 रेस टू। इसका टाइम पीरियड कितने लिखो आकाश का? 10 साल। फिर लिखो कैलकुलेशन फॉर रमेश। तो अमाउंट इज इक्वल टू P1 P2 सेम होता तो रेशियो डायरेक्टली 1:1 आ जाता, फिर तो क्वेश्चन पूछते ही नहीं वो। इसका अमाउंट क्या हो जाएगा? P2 ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 5/100। इसका पावर में कितना लिखूं? 8। फाइंड दी इन्वेस्टमेंट। दोनों का इन्वेस्टेड कितना रेशियो, किस रेशियो में? इन्वेस्टमेंट मतलब प्रिंसिपल। क्या दोनों का अमाउंट सेम बोला है क्वेश्चन में? एट द एज ऑफ 20 years दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? P1 इंटू 1 प्लस 5/100 को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा? 21/20। तो 1 प्लस 21/20 रेज टू 10 इज इक्वल टू P2 21/20 रेज टू 8। क्या करें इसके बाद? हमको क्या निकालना है? P1 अपॉन P2 निकालना है। तो P2 को यहां लाके डिवाइड करना पड़ेगा, तो P2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। और ये वाला टर्म वहां जाएगा तो क्या होगा? ये भी डिवाइड होगा। तो इक्वल टू राइट साइड में क्या आएगा अभी? 21/20 रेज टू 8 डिवाइडेड बाय 21/20 रेज टू 10। तो P1 अपॉन P2। 21/20 के ऊपर कितने टर्म्स है? 8। नीचे कितने टर्म्स है? 10। तो किधर ज्यादा है? नीचे। तो किधर बचेंगे? नीचे। कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। तो ऊपर 1 लिखेंगे हम लोग, ऊपर कुछ नहीं बचेगा। डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा? 21/20 रेज टू 2। 21/20 रेज टू 2 अगर ऊपर जाएगा तो वो 20/21 रेज टू 2 हो जाएगा।
तो P1/P2 का फाइनल रेशियो कितना आ जाएगा? 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। नहीं, बस इतना ही। तो P1 और P2 का रेशियो कितना आ गया? 400:441। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ये तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो तुमने बोला था एक्सरसाइज डी के हिसाब से पूरा रिवीजन हो गया। हाँ।